प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम कक्षा 8वीं की लेकिन पाठ्य पुस्तक व्याकरण दर्शन एवं रचना का पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1, भाषा, लिपि एवं व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। अंग्रेजी में भाषा क्या होती है बच्चों? अपने दैनिक जीवन में हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। हमारे मन में जो चीजें चल रही हैं, अपने विचार, अपने भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे समझ लेता है। ये क्या होता है? अपने विचार व भाव को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन होता है वो हमारी भाषा होती है। ठीक है, तो देखिए, पार्क, घर, विद्यालय, सड़क, दुकान, बाजार, हर जगह एक व्यक्ति को अपने मन के विचार व भाव दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने पड़ते हैं, तभी वह उसकी बात को समझ पाता है। ये वह किस साधन का प्रयोग करता है? वो है भाषा। ठीक है, तो इस तरह से बिना बात किए दूसरों तक जब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं तो दूसरे वो समझ नहीं पाएंगे, है ना? तो हमें बोलना पड़ता है। वो जो बोल है वो हमारी भाषा है, कि वो हमारी बात को समझ जाए, हमारी भावनाओं को, हमारे मन के भावों को, मनोभावों को, हमारे संकेतों को समझ जाए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिए बच्चों। समझने का मेरी बात को सुनने का प्रयास करें। ठीक है, भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ वाणी है। ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही सोचने समझने की शक्ति दी है। पशु पक्षी अपनी अपनी आवाजों में एक दूसरे तक अपने भाव पहुंचाते, परंतु वे भाषा नहीं होती। मुख से केवल ध्वनियां, आवाज निकालना भाषा नहीं है। समझ रहे हो? केवल किसी प्रकार की ध्वनि निकालना भाषा नहीं है। उस भाषा का एक अर्थ होना चाहिए जो सामने वाला उसे समझ सके। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा जब छोटा होता है तब वह अपने मुख से कुछ ध्वनियां निकालकर अपनी बात समझाना चाहता है, परंतु वह भाषा नहीं होती। ऐसा नहीं बच्चा कुछ भी बोले तो उसकी वो भाषा होगी, नहीं। धीरे धीरे वो अपनी माँ, अपने परिवार के साथ सार्थक ध्वनियां जिनका कोई अर्थ है और फिर उसको बोलता है, तो ही वह भाषा होगी, है ना? जिनका कोई अर्थ वाले शब्द, वो छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू करेगा, तो ही वो भाषा कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार भाषा सीखी जाती है। भाषा के निम्नलिखित लक्षणों का पता चलता है। और भाषा के निम्नलिखित लक्षणों का पता चलता है। देखिए, भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा की विशेषताएं क्या है? भाषा में क्या जरूरी है? उनका अर्थ होना चाहिए, उन ध्वनियों का अर्थ होना चाहिए। ठीक है, उनके अपने प्रतीक होने चाहिए। जो आपकी ध्वनि है उनके अपने चिन्ह, संकेत लिखित रूप में प्रतीक होने चाहिए। भाषा मन के भाव विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उनमें वर्ण, शब्द, वाक्य संरचना, व्यवस्था भी की जाए। ऐसा नहीं, भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका साहित्य भी हो और उसमें आप वर्ण, शब्द, सब ये सब सारे व्याकरण के कार्य कर सके, वही आपकी भाषा कहलाएगी। तो अब देखिए परिभाषा। भाषा वे माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भाव का आदान प्रदान। भाषा के रूप देखिए, भाषा के दो रूप है, मौखिक या कथित, लिखित। भाषा के दो रूप जो होते हैं, मुख्य रूप से दो होते हैं। बोलकर, आपने देखा होगा आपके अध्यापक है, शिक्षक है, आपको जो भी कुछ समझाते हैं आपको बोलकर समझाते हैं, जैसे कि आप भी इसी समय मेरी बात सुन रहे हैं। तो बोलकर की गई बातों को, बोलकर प्रकट किए गए भाव, मन के विचारों को, या फिर किसी विषय पर जो चीजें आपको बोलकर समझाई जा रही है वो आप सुनकर समझ रहे हो, तो वे मौखिक कथित भाषा के रूप में आती है। भाव अथवा विचार को बोलकर प्रकट करना तथा सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। काफी उदाहरण है, जैसे टेलीफोन वार्ता, रेडियो, दूरदर्शन वार्ता, भाषण, नाटक आदि। ये सब आपके क्या है? मौखिक भाषा। इसमें क्या है? बोलकर ही तो हमें चीजें, हम संदेश हम तक पहुंचाए जा रहे हैं। चलिए, भाषा के इस रूप में विचार, भाव, अभिव्यक्त बोलकर सुनकर होती है। इसमें बोलना सुनने की क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, तो जब कोई वक्ता बोलता है, वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, इस तरह से बोलकर सुनकर ये मौखिक भाषा को पूरा किया जाता है। लिखित भाषा के लिए देखिए, चिट्ठी, समाचार पत्र, पुस्तक, ये सब क्या है? लिखित रूप में है, जिसे हम पढ़कर समझते हैं। वो सारी जानकारी पढ़कर लेते हैं, वो सारी जानकारी हम पढ़कर लेते हैं। तो परिभाषा देखिए, भाव या विचार को लिखकर प्रकट करना तथा पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। मौखिक अथवा उच्चारित भाषा को लिपिबद्ध कर लिखित रूप दिया जाता है। जो बोलकर की जा रही है भाषा, उनको जो
लिखित रूप में सही एक तरीका दिया जा रहा है, वो लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा संस्कृति एवं साहित्य की संरक्षिका तथा संवाहिता होती है, यानी कि हम किसी भी घटना को, किसी भी बात को, कोई भी भाव या विचार या किसी का अनुभव, उसको सीमित रखना है तो हम लिखित भाषा का प्रयोग रखेंगे, वो क्या है, आगे तक पहुंचेगी। बोलकर की गई भाषा सीमित नहीं होती, एक टाइम में वो क्या हो जाती है, भुला दी जाती है। इस तरह से लिखित भाषा का भी बहुत ज्यादा प्रयोग है, जैसे पत्र, लेख, संस्मरण, जीवनी, किसी की जीवनी, किसी के बारे हम लिख सकते हैं, तार, कहानी, पत्रिका, समाचार पत्र, ये सब सीमित रहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए मातृभाषा। मातृभाषा देखिए बच्चों, मातृ प्लस भाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा, माँ से और या माँ के परिवार जहाँ हम रहते हैं, परिवार से, अपने परिवार से, अपनी माँ से जो भाषा हम क्या कर लेते हैं, परिवार में रहकर ही आसानी से सीख लेते हैं, वो मातृभाषा हमारी। ठीक है, इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। सबसे पहले बच्चा माँ की भाषा, मातृभाषा को है। यदि माँ गुजराती बोलती तो बालक की मातृभाषा गुजराती होगी, है ना। तो जिस भाषा में उसकी माँ, उसका परिवार बोलेगा, वो उसी भाषा में सबसे उसी भाषा को समझ लेता है। ठीक है, जैसे कि तो जैसे कश्मीर की माँ है, कश्मीर का परिवार है, तो बच्चे की कश्मीरी भाषा होगी मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा क्या होगी, कश्मीरी। यदि जिस जगह, जिस स्थान पर रह रहे हैं आपके परिवार, वही आपकी मातृभाषा बन जाती है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र प्लस भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा, वे भाषा, राष्ट्रभाषा वो होती है जिस राष्ट्र में वहां के आम लोग अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं, वो राष्ट्रभाषा। भारत में हिंदी का प्रयोग 70% निवासियों रहने वाले द्वारा किसी न किसी रूप किया जाता है, अतः हमारी राष्ट्रभाषा क्या बन रही है, समझ में आ गया। जिस राष्ट्र में सबसे अधिक जिस भाषा का प्रयोग 70% से ज्यादा या उसके आसपास किया जाता है, तब वो भाषा क्या बन जाती है, राष्ट्रभाषा। राजभाषा यानी राज करने के लिए सरकारी काम जो होते हैं वो हमारे के द्वारा होते हैं, राजभाषा। तो हिंदी का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है कार्यालयों में, सरकार। ठीक है, तो हिंदी हमारी राजभाषा हुई। संपर्क भाषा, संपर्क भाषा, संपर्क प्लस भाषा था, संपर्क की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहते हैं। जिसे भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। कि हिंदी के द्वारा हम अपनी बात, संपर्क भाषा यानी दूसरे से संबंध रखने के लिए, दूसरे से संपर्क रखने के लिए जिस भाषा का प्रयोग है, हिंदी का, हमारे देश में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी में हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, दूसरे राज्य में जाके लगभग सभी को आती है। ठीक है, चलिए। और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी। आप किसी विश्व का सफर करना विश्व घूमना चाहते हो, संसार घूमना चाहते हो, तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी बोली जाती है संपर्क भाषा। उसी जगह जाकर लोगों से संपर्क करने की जो भाषा को किया जाता है वो होती है संपर्क। भारत की मान्यता प्राप्त भाषा। अब भारत की, हमारे संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी प्रदान की गई है। वे सभी जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। 22 भाषा है जो को मान्यता प्राप्त है भारतीय संविधान। ये हो गई भाषा। अब आ जाइए बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप यानी कि छोटे स्थान पर जो आपसी आम लोगों में बोली जाती है, क्षेत्रीय भाषा जो होती है आपकी बोली होती है। ठीक है, ये विकसित नहीं होती, ना इसमें किसी प्रकार का साहित्य, व्याकरण लिखा जाता बच्चों, है ना। ये सिर्फ केवल बोलचाल की भाषा होती है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कुछ साहित्यकारों ने बोलियों में साहित्य की रचना की है, तो लेकिन इसमें देखो विकसित नहीं होती, इसमें कोई साहित्य नहीं लिखा है, लेकिन कुछ साहित्यकारों ने लिखी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस कवितावली अवधि में लिखी है, जो कि एक बोली है। सूरदास ने सूरसागर ब्रज भाषा में तथा विद्यापति ने पदावली जो रचना है वो मैथिली बोली में लिखी है। कि परंतु बोलियों में रचनाएं बहुत कम हुई, आगे चलकर ये केवल बोली तक ही सीमित रह गई, इनका आगे विकास नहीं हो सका, केवल खड़ी बोली का विकास होता गया और उसने आधुनिक हिंदी भाषा का रूप ले लिया। कुछ अन्य बोलियां कन्नौज, मगही, बुंदेली, बांगडू, मगेही आदि भी।
तो इस तरह से शुरू में तो बोलियों में रचनाएं की गई, साहित्य लिखा गया, लेकिन धीरे 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 नहीं हुआ उसका विकास नहीं हुआ, बोलियों का विकास नहीं हुआ, वो वहीं करती चली गई। केवल खड़ी बोली ही आगे बढ़ी, जो आधुनिक रूप में उभरी। उपभाषा क्या होती है? जब बोली या क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह उपभाषा बन जाती है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना हुई और इनका क्षेत्र भी बड़ा था, अतः ये उपभाषाएं बन गई। तो जिन बोलियों में रचनाएं हो गई, जो आज भी कहीं ना कहीं विकसित धीरे धीरे हो रही है, तो वो क्या कहलाई? उपभाषाएं। जैसे अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी, इनमें क्या हुई? साहित्य रचनाएं की गई, तो ये क्या हो गई? भाषा के साथ उपभाषा बन गई। कि राजस्थान की कई बोलियां, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, ठीक है, ये कई सारी बोलियां हैं राजस्थान के अंदर बोली जाती है। जब उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, तब वे भाषा का रूप ले लेती है। देखो, जब बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तो वो उपभाषा का रूप ले लेती है, जब उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तो वो भाषा का रूप ले लेती है। इस तरह से ये अपना अपना रूप बदल लेती है यदि वो विकसित होंगी। ठीक है, हिंदी की उपभाषाएं व उनकी बोलियां देखते हैं। हिंदी कौन सी है? 5 वर्गों में बांटा गया है उपभाषाओं को हिंदी की। पहला देखिए, पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी बोलियां हैं? ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, क्षेत्र विस्तृत हो जाता। देखो बच्चों, कट हिंदी की उपभाषाएं व उनकी बोलियां, ये उपभाषाएं हैं और इनसे मिलकर ये जो भाषाएं बनी हैं और ये उनकी बोलियां हैं। ठीक है, जैसे पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा बोली है, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। उपभाषा पूर्वी हिंदी है, इसमें बोलियां कितनी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी क्या है? उपभाषा है, इसमें बोलियां मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। चौथा, पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी। मागधी में उपभाषा मगही, भोजपुरी, अंगिका। ठीक है, तो ये उपभाषा है, वो इसकी बोलियां, ये विकसित रूप है बोलियों का। ठीक है, लिपि आ जाइए। क्या होता है? लीपना। लिपि का अर्थ होता है लीपना। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ लिया बच्चों पिछली कक्षाओं में। क्या होती है लिपि? उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। तो हमारी हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। तो आपकी जो आपकी आम बोल भाषा में जो आपकी ध्वनियां है जिनका कोई अर्थ है, उनका जो एक लिखित रूप निर्धारित किया गया, चिन्हित कर दिया गया उनको, है ना, बहुत समय पहले ही, उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अपने विचार दूर बसे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का माध्यम बनाया गया। सबसे पहले समय आदि मानव क्या करते थे? चित्रों के माध्यम, उनकी क्या थी? लिपि, जो भाषा की जो लिपि थी ना, वो चित्रों के माध्यम से, आपने इतिहास में देखा भी होगा। तो उनके लिए वो जो लिपि थी चित्रों वाली, वो चित्र लिपि कहलाई। फिर उनसे उच्चारित ध्वनियों को चिन्ह दिए गए, यही चिन्ह लिपि कहलाए। पहले क्या चित्र के रूप में निकल के आई लिपि पहले समय में, फिर उच्चारित ध्वनि से फिर धीरे 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 चिन्ह बनाए। जैसे हिंदी भाषा में वर्णमाला क्या है? लिखने का एक तरीका है जो देवनागरी है। तो ध्वनियों की जो लिखित रूप है, लिखित आकार, मैंने बोला आ क्या है? मेरी आ ध्वनि को हम इस प्रकार चिन्हित कर देंगे। इसका तरीका जो है लिखित रूप है। कुछ भाषाएं व लिपि देखिए। संस्कृत की जो लिपि है देवनागरी, मराठी देवनागरी, कश्मीरी देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, संथाली देवनागरी, बोडो देवनागरी। तो इन सबकी जो लिपि है देवनागरी नाम से है। अंग्रेजी, इनकी सभी की लिपि जो है ना देवनागरी में है। इनका तरीका जो है लगभग समान होता है। अंग्रेजी की जो लिपि है रोमन, जर्मन रोमन, फ्रांसीसी रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी, रूम की बंगाली, बांग्ला। बंगाली का क्या है? बांग्ला। ठीक है, अब आ जाइए साहित्य। साहित्य क्या है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। विद्वान, लेखक और कवि जो रचनाएं लिखते हैं वे साहित्य के नाम से जानी जाती हैं। साहित्य को मुख्यतः दो रूप में बांटा गया है ना। ज्ञान के संचित कोश, यानी जिसमें ज्ञान का भंडार हो, जिसके ऊपर क्या रचनाएं की गई हो, वो हमारा साहित्य। साहित्य दो भागों में बटा है, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, संस्मरण आदि आते हैं। पद्य साहित्य में कविता, गीत
आदि आते हैं। तो इस तरह से साहित्य दो प्रकार के होते हैं, गद्य और पद्य में रचनाएं की जाती हैं। ठीक है बच्चों, व्याकरण देख लीजिए। अब आपने यह जाना कि वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य तथा वाक्यों के व्यवस्थित मेल से भाषा बनती है। यदि व्यवस्थित ना हो तो भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगी। मतलब क्या है, अगर इनको नियम पूर्वक व्यवस्थित ना किया जाए तो भाषा क्या है, अर्थपूर्ण यानी अर्थ वाली नहीं होगी। इस वर्ण शब्द तथा वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है इसका ज्ञान व्याकरण कराता है, अर्थात व्याकरण भाषा के नियम निर्धारित करता है। अब समझ में आया, भाषा के नियम को, भाषा को व्यवस्थित करना, भाषा के नियम, भाषा को शुद्ध रूप देना का कार्य व्याकरण। व्याकरण क्या है, भाषा को क्या व्यवस्थित करता है और शुद्ध करता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण के रूप तीन है, तीन भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। नंबर एक, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, व्याकरण के इस भाग में वर्णों के स्वरूप भेद कैसे कैसे होते, कितने प्रकार के होते, सबके अपने अपने अध्ययन किया गया है। और शब्द विचार में शब्दों के रूप, लिंग, वचन आदि का, शब्दों के रूप, लिंग, वचन आदि का अध्ययन किया गया। वाक्य विचार में इस विभाग में वाक्य, वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया गया है। तो वो हम आगे के पाठ में सीखेंगे, तो हमने सीखा ही था। चलिए पुनरावृत्ति कीजिए। क्या क्या सीखा, भाषा द्वारा विचारों भाव का आदान प्रदान होता है। भाषा के दो रूप, एक मौखिक लिखित, तीसरा मातृभाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। इससे पहले वो अपनी माँ की भाषा को जानता है। कि देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा का प्रयोग देश के प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। बोली भाषा का अल्प विकसित व क्षेत्रीय रूप होती है। उपभाषा बोली का विस्तृत रूप होती है। लिपि ध्वनियों को लिखने की विधि से होती है। साहित्य किसी भाषा का संचित ज्ञान कोश होता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व प्रयोग सिखाता है। सर आप स्वयं देंगे बच्चों, पाठ में। अगला, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। पहला देखिए, लिखित भाषा का प्रयोग आपस में बातचीत के लिए होता है, गलत। अगला, हिंदी की लिपि देवनागरी है, सही। अगला, लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप होता है, लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप होता है, सही। अगला, बोली भाषा का विकसित रूप है, गलत। हिंदी की उपभाषाओं को 5 भागों में बांटा जाता है, सही। चलिए अगला, निम्नलिखित बोलियों को उचित स्थान में लिखिए। तो आपको उचित स्थान में लिखना है, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है, पश्चिमी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी, मगधी। तो इनकी जो बोलियां हैं वो अपनी अपनी उपभाषाओं के नीचे लिखी जाएंगी। ठीक है बच्चों यहाँ पर बोलियां दी गई हैं, अपनी अपनी उपभाषाओं के नीचे लिखी जाएंगी। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, फिर आप स्वयं करेंगे अपनी अभ्यास। ठीक है, देखो पश्चिमी हिंदी में कौन सी आएंगी बताइए। पश्चिमी हिंदी में ब्रज आएगी, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी में। ठीक है, पाठ के अनुसार आपको करना है, पाठ में अच्छे से बताया गया है, ब्रज भाषा होगी। ठीक है, और पूर्वी हिंदी में कौन सी आएगी बोली, अवधी, ये रही। में ढूंढ कर भी कर सकते हैं। राजस्थानी में मारवाड़ी हो सकती है, मारवाड़ी होगी। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, गढ़वाली। ठीक, मागधी में बताइए, मघी होगी, है ना। तो बाकी आप स्वयं करेंगे, मैंने आपको बता दिया है। इसमें ये रही सुन के, मघी हो गई, ब्रज हो गई। चलिए बाकी आप स्वयं करेंगे। भाषाओं और लिपियों का सही मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करना है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू फारसी। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला देखिए, भाषा लिखित रूप क्या कहलाता है, भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है, लिपि। अगला, सरकारी कामकाज में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, राजभाषा का। अगला, गद्य साहित्य में क्या आता है, कहानी। ये पाठ समाप्त हुआ, पाठ आपको इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ पर, धन्यवाद।